हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन जुडिशरी। आज की वीडियो में हम द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के एमसीक्यूज करेंगे। ठीक है, पार्ट 1 के। कल की वीडियो में हमने डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट कम्प्लीटली कवर कर लिया था। जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है वो जाकर डिटेल्ड वीडियो देख सकते हैं और MPADPO की 2025 वाली प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। चलिए टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 केम इनटू फोर्स ऑन। महिलाओं को घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005 कब लागू हुआ है? 26 जनवरी 2006, 26 अक्टूबर 2006, 2 अक्टूबर 2006 या फिर 15 अगस्त 2007। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? जिन्होंने वीडियो देख रखी है उन्हें आ रहा होगा इसका आंसर। यस, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा 26 अक्टूबर 2006। इन्फोर्समेंट डेट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2A अग्रीव्ड पर्सन मीन्स। धारा 2 का के अनुसार पीड़िता का अर्थ है any person who has faced domestic violence, any woman who is or has been in a domestic relationship with the respondent and alleges to have been subjected to domestic violence, any child in family या फिर any relative of husband। तो aggrieved person कौन होगा यहाँ पे? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एनी वुमन हु इज। ठीक है, वह महिला जो प्रतिवादी के साथ घरेलू संबंध में रही है या है और जिस पर घरेलू हिंसा का आरोप है। एनी वुमन हु इज और हैज़ बीन इन अ डोमेस्टिक रिलेशनशिप विद द रिस्पोंडेंट एंड अलीजेस टू हैव बीन सब्जेक्टेड टू डोमेस्टिक वायलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाइल्ड अंडर सेक्शन 2B मीन्स। धारा 2 खा के अनुसार बालक का अर्थ है, ऑप्शंस देखेंगे, अ पर्सन बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज एंड इंक्लूड्स एडॉप्टेड स्टेप और फोस्टर चाइल्ड, ओनली बायोलॉजिकल चाइल्ड, ओनली माइनर गर्ल चाइल्ड या फिर चाइल्ड बिलो 12 ईयर्स। तो क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे? यस, ऑप्शन ए, अ पर्सन बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज एंड इंक्लूड्स एडॉप्टेड स्टेप और फोस्टर चाइल्ड। 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति जिसमें दत्तक, सौतेला या फिर पालक या फिर पोषित भी बोलते हैं, पोषित बालक भी शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर सेक्शन 2F डोमेस्टिक रिलेशनशिप मीन्स। धारा 2 के अनुसार घरेलू संबंध का अर्थ है रिलेशनशिप बिटवीन टू पर्सन्स लिविंग इन सेम विलेज, relationship between two persons who live or have lived together in a shared household when related by consanguinity, marriage or through a relationship in the nature of marriage, adoption or family members living together, only relationship between husband and wife या फिर relationship between employee and employer। तो क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी, relationship between two persons who live or have lived together in a shared household when related by consanguinity, marriage or through a relationship in the nature of marriage, adoption or family members living together। दो व्यक्तियों का संबंध जो साझा परिवार में साथ में रहते हैं या रह चुके हैं और जो रक्त संबंध, विवाह समान संबंध, गोद लेने या परिवार के सदस्य होने से जुड़े हों। ठीक है, तो ऐसे जो रिलेशनशिप होंगे उन्हें क्या कहा जाएगा? डोमेस्टिक रिलेशनशिप। ठीक है, जो हमने सारी चीज़ें डिटेल्ड वीडियो में कवर की हैं। अगर कोई भी डाउट है तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेयर्ड हाउसहोल्ड अंडर सेक्शन 2S रेफर्स टू। धारा 2 के अनुसार साझा गृहस्थी का क्या अर्थ है? ऑप्शंस देखेंगे, any house belonging to husband only, house owned or tenanted jointly or singly by husband in which the aggrieved person has lived in a domestic relationship, house of in-laws only या फिर only government allotted house। क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे? शेयर्ड हाउस होल्ड की क्या डेफिनेशन दी गई है? हाउस ओन्ड और टेनेंटेड jointly or singly by husband in which the aggrieved person has lived in a domestic relationship।
वह मकान जो पति के स्वामित्व या किराए पर हो, जिसमें पीड़िता ने घरेलू संबंध में रहते हुए जीवन बिताया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हु इज अ रिस्पोंडेंट एज पर सेक्शन 2Q। धारा 2Q के अनुसार प्रतिवादी कौन है, ठीक है, रिस्पोंडेंट कौन है। एनी पर्सन हु इज रिलेटेड टू अग्रीव्ड पर्सन एंड अगेंस्ट whom relief has been sought under this act, ओनली हस्बैंड ऑफ द अग्रीव्ड वुमन, ओनली मेल रिलेटिव या फिर एनी आउटसाइडर। तो क्या होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। रिस्पोंडेंट का क्या मतलब है? Option A will be the correct answer. Any person who is related to aggrieved person and against whom relief has been sought under this act. कोई भी व्यक्ति जो पीड़िता से संबंधित हो और जिसके विरुद्ध इस अधिनियम में राहत मांगी गई हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस अंडर सेक्शन 3। निम्नलिखित में से कौन सा धारा 3 के अंतर्गत घरेलू हिंसा का स्वरूप नहीं है? फिजिकल एब्यूज़, सेक्सुअल एब्यूज़, इकोनॉमिक एब्यूज़ या फिर पॉलिटिकल एब्यूज़, ठीक है। नेगेटिव क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर? ऑप्शन डी, पॉलिटिकल एब्यूज़, ठीक है, राजनीतिक उत्पीड़न। ये डोमेस्टिक वायलेंस की डेफिनेशन में कौन कौन से क्या क्या इंक्लूड किया गया है? फिजिकल एब्यूज़ को, सेक्सुअल एब्यूज़ को, इकोनॉमिक एब्यूज़ को, और एक और चौथा वहाँ पे दे रखा है, वर्बल एंड इमोशनल एब्यूज़, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सेक्शन 3 ऑफ द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट डिफाइंस। घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 3 किसकी परिभाषा देती है? अग्रीव्ड पर्सन, डोमेस्टिक वायलेंस, रिस्पोंडेंट या फिर प्रोटेक्शन ऑफिसर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन बी, डोमेस्टिक वायलेंस, ठीक है, घरेलू हिंसा। इसकी डेफिनेशन जो है वो अलग से सेक्शन 3 में दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, इफ़ अ पर्सन प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट डोमेस्टिक वायलेंस अंडर सेक्शन 4 सच पर्सन। यदि कोई व्यक्ति धारा 4 के अंतर्गत घरेलू हिंसा की सूचना देता है तो वह व्यक्ति विल बी प्रोसिक्यूटेड अंडर लॉ, शैल नॉट बी लायबल टू एनी सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग, विल बी पनिश्ड विथ फाइन या फिर मे बी अरेस्टेड। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन बी, शैल नॉट बी लायबल टू एनी सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग। उसके विरुद्ध कोई दीवानी या आपराधिक कार्यवाही नहीं होगी, ठीक है। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो अग्रीव्ड वुमन का नेबर हो, रिलेटिव हो, फ्रेंड हो, कोई भी हो, अगर वो उसको ऐसा लगता है कि किसी घर में डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है तो वो उसकी कंप्लेंट फाइल कर सकता है, उसकी इंफॉर्मेशन दे सकता है, ठीक है, और उसके विरुद्ध कोई भी सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं होगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, as per section 5, when information about domestic violence is received, the duty of police officer, service provider, magistrate is to। धारा 5 के अनुसार जब घरेलू हिंसा की सूचना मिलती है तब पुलिस अधिकारी, सेवा प्रदाता, मजिस्ट्रेट का क्या कर्तव्य है? ओनली रिकॉर्ड द कंप्लेंट, इन्फॉर्म द अग्रीड पर्सन ऑफ हर राइट्स अंडर द एक्ट, अरेस्ट द रिस्पोंडेंट इमीडिएटली या फिर फॉरवर्ड द कंप्लेंट टू प्रोटेक्शन ऑफिसर विदाउट एनी एक्शन। क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? क्या ड्यूटीज़ बताई गई हैं? ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर, इन्फॉर्म द अग्रीव्ड पर्सन ऑफ हर राइट्स अंडर द एक्ट। पीड़िता को अधिनियम के अंतर्गत उसके अधिकारों की जानकारी देना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11, एज पर सेक्शन 6 ऑन रिसीविंग अ रिक्वेस्ट फ्रॉम प्रोटेक्शन ऑफिसर और पुलिस ऑफिसर और मजिस्ट्रेट द शेल्टर होम इज। धारा 6 के अनुसार संरक्षण अधिकारी, पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट से अनुरोध प्राप्त होने पर आश्रय गृह may provide shelter as at its discretion, bound to provide shelter to the aggrieved woman, can refuse on capacity grounds या फिर none of the above। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन बी, बाउंड टू प्रोवाइड शेल्टर होम टू द अग्रीव्ड वुमन। पीड़िता महिला को शरण देना अनिवार्य है, ठीक है। किसकी रिक्वेस्ट पर? प्रोटेक्शन ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर या मजिस्ट्रेट की रिक्वेस्ट पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेक्शन 7 इज। धारा 7 का क्या उद्देश्य है?
to provide free legal aid, to ensure timely medical assistance to the aggrieved woman, to regulate private hospitals या फिर to give compensation. तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? टू इंश्योर टाइमली मेडिकल असिस्टेंस टू द अग्रीव्ड वुमन, पीड़िता महिला को समय पर चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराना. ठीक है, ये कहा दिया गया है सेक्शन 7 में. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हु अपॉइंट्स द प्रोटेक्शन ऑफिसर्स अंडर सेक्शन 8. धारा 8 के अंतर्गत संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति कौन करता है? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है. मजिस्ट्रेट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. तो कौन करता है अपॉइंटमेंट प्रोटेक्शन ऑफिसर्स का? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्टेट गवर्नमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द मेन रोल ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर अंडर द एक्ट इज. इस अधिनियम के अंतर्गत संरक्षण अधिकारी की मुख्य भूमिका है to investigate criminal cases, to assist the aggrieved woman in making application to the magistrate and to ensure her protection, to decide punishment या फिर to grant divorce. तो क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे? क्या उसका मेन रोल है, क्या मुख्य भूमिका है प्रोटेक्शन ऑफिसर की? टू असिस्ट द अग्रीव्ड वुमन इन मेकिंग एप्लीकेशन टू द मजिस्ट्रेट एंड टू इंश्योर हर प्रोटेक्शन. पीड़िता महिला को मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन करने में सहायता देना और उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करना. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ड्यूटी ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर अंडर सेक्शन 9. धारा 9 के अंतर्गत संरक्षण अधिकारी का कौन सा कर्तव्य है? टू असिस्ट द अग्रीव्ड वुमन इन फाइलिंग एन एप्लीकेशन बिफोर मजिस्ट्रेट, टू इंश्योर दैट अग्रीव्ड वुमन गेट्स फ्री लीगल एड, टू प्रिपेयर डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट या फिर ऑल ऑफ दी अबव. तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दी अबव. ठीक है, उपरोक्त सभी. बहुत सारी ड्यूटीज दी गई हैं सेक्शन 9 में. ठीक है, पीड़िता महिला को मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन करने में सहायता देना, पीड़िता महिला को निःशुल्क विधिक सहायता दिलाना, घरेलू घटना रिपोर्ट तैयार करना. ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव. नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटेक्शन ऑफिसर हैज़ टू फॉरवर्ड कॉपीज ऑफ डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट एंड एप्लीकेशंस टू. संरक्षण अधिकारी को घरेलू घटना रिपोर्ट और आवेदन की प्रतियां किसे भेजनी होती हैं? ओनली टू मजिस्ट्रेट, ओनली टू पुलिस एंड सर्विस प्रोवाइडर्स या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट. तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन सी, टू पुलिस एंड सर्विस प्रोवाइडर्स. ठीक है, पुलिस और सेवा प्रदाताओं को प्रोटेक्शन ऑफिसर DIR, ठीक है, डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट की एक एक प्रतियाँ किस किस को भेजनी होती हैं? पुलिस को और सर्विस प्रोवाइडर्स को. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु कैन रजिस्टर्ड एज अ सर्विस प्रोवाइडर अंडर सेक्शन 10. धारा 10 के अंतर्गत सेवा प्रदाता के रूप में कौन पंजीकृत हो सकता है? वॉलंटरी एसोसिएशन, कंपनी, सोसाइटी और NGO वर्किंग फॉर वुमेन या फिर ऑल ऑफ दी अबव. तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दी अबव. ठीक है, उपरोक्त सभी. स्वैच्छिक संगठन, कंपनी और समाज या NGO जो महिलाओं के लिए काम कर रहे हों. ठीक है, लेकिन उनका रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज़ द ड्यूटी ऑफ अ सर्विस प्रोवाइडर व्हेन एन अग्रीव्ड वुमन अप्रोचेस दैम. जब कोई पीड़िता महिला सेवा प्रदाता के पास जाती है तो सेवा प्रदाता का क्या कर्तव्य है? टू प्रोवाइड शेल्टर, टू अरेंज मेडिकल फैसिलिटीज़, टू असिस्ट इन फाइलिंग डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट या फिर ऑल ऑफ दी अबव. तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा? ऑल ऑफ दी अबव, उपरोक्त सभी. ठीक है, आश्रय उपलब्ध कराना, चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध कराना, घरेलू घटना रिपोर्ट दाखिल करने में सहायता करना. ये किसकी ड्यूटी हो जाती है? सर्विस प्रोवाइडर की, जब कोई विमेन जो है वो जाती है सर्विस प्रोवाइडर के पास. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल अंडर सेक्शन 11 फॉर स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट. धारा 11 के अंतर्गत डोमेस्टिक वायलेंस अधिनियम के बारे में जागरूकता फैलाने की जिम्मेदारी किसकी है? जुडिशरी, गवर्नमेंट, NGOs या फिर मीडिया. तो किसकी है ये जिम्मेदारी? गवर्नमेंट की, सरकार की. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन 11 मेक्स इट कंपलसरी फॉर द गवर्नमेंट टू. धारा 11 सरकार के लिए अनिवार्य करती है कि, क्या अनिवार्य करती है सेक्शन 11? कंडक्ट अवेयरनेस कैंपेन्स अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस, इग्नोर NGOs रोल, पास ऑर्डर्स लाइक अ मजिस्ट्रेट या फिर डायरेक्टली पनिश द रिस्पॉन्डेंट. करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कंडक्ट अवेयरनेस कैंपेन्स अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा के विरुद्ध जागरूकता अभियान चलाना. ठीक है, और कुछ ऐसे प्रोग्राम्स करवाना, TV वगैरह पे, न्यूज़पेपर वगैरह में
कुछ ना कुछ इसके बारे में जानकारी देना, जिससे कि सभी महिलाओं को पता हो कि उनके लिए क्या क्या अधिकार उपलब्ध हैं अंडर दिस एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सेक्शन 12 ऑफ द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट डील्स विद, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 की धारा 12 किससे संबंधित है? ड्यूटीज ऑफ गवर्नमेंट, एप्लीकेशन टू मजिस्ट्रेट, अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर या फिर रिलीफ इन द फॉर्म ऑफ कंपनसेशन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा? एप्लीकेशन टू मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर रिसीविंग एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 12 द मजिस्ट्रेट शैल फिक्स द फर्स्ट हियरिंग डेट विद इन। धारा 12 के तहत आवेदन प्राप्त करने के बाद मजिस्ट्रेट को पहली सुनवाई की तिथि कितने समय में करनी होगी? ऑप्शंस देखेंगे 3 डेज, 7 डेज, 30 डेज या फिर 60 डेज। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन है 3 डेज। ठीक है, 3 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द प्रोविजो ऑफ सेक्शन 12 ऑफ द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, if the aggrieved person has also filed a claim for maintenance under another law like section 125 CRPC, what must the magistrate ensure? घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 की धारा 12 के प्रोविजो के अनुसार यदि पीड़िता ने किसी अन्य कानून जैसे दंड प्रक्रिया संहिता 125 के तहत भी भरण पोषण का दावा किया है तो मजिस्ट्रेट को क्या सुनिश्चित करना होगा? बोथ अमाउंट्स मस्ट बी गिवन सेपरेटली, ओनली हायर अमाउंट विल बी ग्रांटेड, सेट ऑफ मस्ट बी मेड बिटवीन द अमाउंट्स ग्रांटेड अंडर डिफरेंट लॉज या फिर द मजिस्ट्रेट कैन नॉट पास एनी ऑर्डर। क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा? ऑप्शन सी, सेट ऑफ मस्ट बी मेड बिटवीन द अमाउंट ग्रांटेड अंडर डिफरेंट लॉज। ठीक है, अलग अलग कानूनों के तहत दी गई राशियों में समायोजन किया जाएगा। क्लियर है? ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, डिटेल में पढ़ाया गया है, आप जाके वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर सेक्शन 13 नोटिस ऑफ द एप्लीकेशन शैल बी गिवन टू द रिस्पोंडेंट बाय। धारा 13 के अंतर्गत प्रतिवादी को आवेदन का नोटिस किसके द्वारा दिया जाएगा? वीडियो पॉज कर लीजिए और आंसर करिए इसका। द मजिस्ट्रेट डायरेक्टली, प्रोटेक्शन ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर या फिर एनी रिलेटिव ऑफ द अग्रीव्ड पर्सन। बताइए क्या होगा इसका आंसर? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोटेक्शन ऑफिसर, संरक्षण अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अंडर सेक्शन 14 एट एनी स्टेज ऑफ प्रोसीडिंग्स द मजिस्ट्रेट में डायरेक्ट। धारा 14 के अंतर्गत कार्यवाही के किसी भी चरण में मजिस्ट्रेट किसे निर्देश दे सकता है? पुलिस इंक्वायरी, काउंसलिंग ऑफ पार्टीज, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी या फिर अपॉइंटमेंट ऑफ मीडिएटर। तो सेक्शन 14 किससे डील करता है? काउंसलिंग से। ठीक है, तो काउंसलिंग ऑफ पार्टीज, पक्षकारों को परामर्श हेतु भेजने के निर्देश दे सकता है मजिस्ट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ काउंसलिंग अंडर सेक्शन 14 इज। धारा 14 के अंतर्गत परामर्श का मुख्य उद्देश्य क्या है? टू रिकनसाइल एंड रिजॉल्व डोमेस्टिक डिस्प्यूट्स, टू पनिश द रिस्पोंडेंट, टू कंडक्ट क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन या फिर टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू अग्रीव्ड पर्सन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? टू रिकनसाइल एंड रिजॉल्व डोमेस्टिक डिस्प्यूट्स, घरेलू विवादों का मेल मिलाप और समाधान। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव है काउंसलिंग का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सेक्शन 15 ऑफ द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 एम्पावर्स द मजिस्ट्रेट टू। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 की धारा 15 मजिस्ट्रेट को किस अधिकार से सशक्त करती है? अपॉइंट द प्रोटेक्शन ऑफिसर, टेक असिस्टेंट ऑफ वेलफेयर एक्सपर्ट या फिर इम्पोज फाइन या फिर ग्रांट कॉम्पनसेशन। तो सेक्शन 15 किससे डील करता है? टू टेक असिस्टेंट ऑफ वेलफेयर एक्सपर्ट, कल्याण विशेषज्ञ की सहायता लेना। ठीक है, ये एम्पावर करती है सेक्शन 15 मजिस्ट्रेट को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सेक्शन 16 ऑफ द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 प्रोवाइड्स दैट द प्रोसीडिंग्स मे बी हेल्ड। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 की धारा 16 के अनुसार कार्यवाही कहाँ की जा सकती है? इन द प्रेजेंस ऑफ मीडिया, इन कैमरा, इन पब्लिक मीटिंग या फिर इन पार्लियामेंट। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इन कैमरा, प्राइवेटली। ठीक है, गोपनीय कार्यवाही की जा सकती है सेक्शन 16 के अकॉर्डिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन हुज रिक्वेस्ट मे द मजिस्ट्रेट कंडक्ट प्रोसीडिंग इन कैमरा अंडर सेक्शन 16। धारा 16 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट किसके अनुरोध पर कार्यवाही कैमरा में कर सकता है, गोपनीय कर सकता है? ओनली रिस्पोंडेंट,
ओनली अग्रीव्ड पर्सन, एनी पार्टी टू द प्रोसीडिंग, ओनली वेलफेयर एक्सपर्ट। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एनी पार्टी टू द प्रोसीडिंग, कार्यवाही का कोई भी पक्षकार अगर ऐसा अनुरोध करता है मजिस्ट्रेट से कि उसको जो प्रोसीडिंग है वो गोपनीय तरीके से करनी है, क्लोज कोर्ट में करनी है, तो वैसा मजिस्ट्रेट जो है वो कर सकता है। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे आज के सेशन का। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 17 सबसेक्शन 1, एवरी वुमन इन डोमेस्टिक रिलेशनशिप शेल हैव, धारा 17(1) के अनुसार घरेलू संबंध में प्रत्येक महिला के पास क्या होगा? एक्सक्लूसिव ओनरशिप राइट, राइट टू रिजाइड इन शेयर्ड हाउस होल्ड, राइट टू इनहेरिट प्रॉपर्टी, या फिर राइट टू कॉम्पनसेशन ओनली। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? राइट टू रिसाइड इन शेयर्ड हाउस होल्ड, साझी गृहस्थी में निवास का अधिकार। ये कहाँ दिया गया है? सेक्शन 17 में दिया गया है। ठीक है, चलिए अब ये क्वेश्चन है, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ द डे। इसका आंसर आप करेंगे कहाँ? कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन है, सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 स्टेट्स दैट द अग्रीड पर्सन शैल नॉट बी एविक्टेड फ्रॉम द शेयर्ड हाउस होल्ड। धारा 17 की जो उपधारा 2 है वो कहती है कि पीड़िता को साझी गृहस्थी से बाहर नहीं निकाला जा सकता, एक्सेप्ट बाय अ कोर्ट ऑर्डर, एक्सेप्ट बाय रिस्पोंडेंट्स कंसेंट, एक्सेप्ट बाय पुलिस इंटरवेंशन, या फिर एक्सेप्ट बाय लैंडलॉर्ड्स नोटिस। ठीक है, तो क्या इसका करेक्ट आंसर होगा ये आप कमेंट सेक्शन में दीजिए। कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। टेलीग्राम का जो चैनल है वो ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट्स में पिन कर दूँगी। ठीक है, कल हम करेंगे इस एक्ट का MCQs पार्ट 2। ठीक है, जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं उन्हें मैं बता देती हूँ कि 1 अगस्त से MP ADPO की फ्री क्लासेस चल रही हैं, जो कि 9 बजे डेली वीडियो आपको मिल जाती है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, आज कल हमारे पूरे 4 एक्ट कवर हो गए हैं। ठीक है, बस कल और इसके MCQs होंगे, फिर मंडे से हम नया एक्ट करेंगे। अगर कोई बताएगा कि कौन सा एक्ट करना है, ठीक है, आज ही बता दीजिएगा, इसके बाद फिर मैं अपने ही हिसाब से कराऊंगी। तो चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं कल। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।